अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल आंसर्स चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल वे में केमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस आसानी से ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। हमने एक एक्सरसाइज बेस्ड लर्निंग स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 2 की टेक्स्ट बुक पीटीबी केमिस्ट्री न्यू एडिशन, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे. We have completed recently short questions of exercise, but these are student learning objective short questions, so these are additional. And for your better concept, I'm going to make this video, so please support this channel. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, हैव यू एवर थॉट व्हाई सम एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्या आपने ऐसा सोचा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होता है? इसका बेस्ट आंसर यही होता है कि हर एलिमेंट, आपको पता है एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, तो हर एलिमेंट का एटम अपना होता है. लाइक अगर आपके पास सल्फर का एलिमेंट है तो वो गोल्ड के एलिमेंट से डिफरेंट होगा, और इसी तरह वो ब्रोमीन के एलिमेंट से डिफरेंट होगा. इसी तरह आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक से डिफरेंट होंगे. आइदर हम ये कह सकते हैं कि आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम दीज आर मेटल्स, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट अपने स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से मिलकर बने होते हैं, और यही इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है. यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फर लुक्स very different from gold, which is very different from bromine. तो सल्फर गोल्ड से डिफरेंट है, इसी तरह गोल्ड ब्रोमीन से डिफरेंट है. एंड सिमिलरली आयरन इज अ हैवी मेटल while aluminium and zinc are light metals. इसी तरह अगर हम देखें तो आयरन जो है ये आपके पास हैवी मेटल आ रही है, जबकि एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये लाइटेस्ट मेटल्स हैं. हम कह सकते हैं कि आपको पता है मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, इनकी सरफेस शाइनी होती है, वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन दीज आर डल, ये डल कलर की होती हैं. तो इस तरह इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है. द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनका एलिमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट करता है अपनी प्रॉपर्टीज को. Next is define nuclear force. What is nuclear force? The strong attractive force that binds protons and neutrons together. तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो ऐसी फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बाउंड रखती है, इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस. This force exists between neutrons and neutrons, protons and protons, and neutrons and protons. तो आपको पता है न्यूट्रॉन्स की आपस में भी, न्यूट्रॉन्स की भी फोर्स होती है, इसी तरह प्रोटॉन्स की आपस में फोर्स होती है, एंड इसी तरह न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की आपस में फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स. क्वेश्चन नंबर 13 इज why the mass of electron is neglected for determining the mass of an atom. तो आपको पता है कि हम जब भी मास एटम का डिटरमिन कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, हम मास ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं. तो वो कहते हैं कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों इग्नोर करते हैं जब भी हमने मास ऑफ एन एटम फाइंड करना हो. तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव रफली द सेम मास, अराउंड 1 AMU. दिस mass contributes total mass of atom. आपको पता है mass of an atom कैसे बनता है, जब आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का mass इकट्ठा किया जाता है. तो electrons have much less mass. Mass of electron is about 1836 times less than the mass of protons and neutrons. So their contribution to the total mass of an atom is usually negligible. आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो mass है वो 1836 times less है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के mass से. तो हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से हम जब भी किसी एटम के मास को डिटरमिन कर रहे होते हैं तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स सीजियम बिगर देन हीलियम। तो सीजियम कितने गुना हीलियम से बिगर होता है? द लार्जेस्ट एटम सीजियम इज अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलेस्ट एटम हीलियम। तो आपके पास जो लार्जेस्ट एटम है सीजियम, ये 9 गुना बड़ा है हीलियम की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। तो ये कैथोड और एनोड रेज की ओरिजिन कहाँ से आती है? कैथोड रेज आर सो नेम्ड बिकॉज दे आर emitted by कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड वाला आपके पास इलेक्ट्रोड होता है वहां से निकल रही होती हैं, और क्योंकि ये कैथोड से निकल रही होती हैं इस वजह से हम इनको कैथोड रेज कहते हैं। A very high electrical potential of thousands of volts was applied in the discharge tube which ionized the residual gas atoms present in the tube. तो उस गैस को जो हम कैथोड रे ट्यूब में यूज कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज कर रहे होते हैं, उसको आयोनाइज करने के लिए हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के वोल्टेज लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि उस गैस को हम आयोनाइज कर सकें इजीली। So the positive ions thus produced travel towards the cathode as anode और canal rays. अब जो पॉजिटिव आयंस बने हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे एज एनोड और कैनाल रेज की सूरत में। So when they collide with the cathode, they knock electrons out of the surface. तो अब ये जो पॉजिटिव आयंस जब कैथोड के साथ टकराएंगे तो ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे एंड दिस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रेज। तो वो पॉजिटिव आयंस जब कैथोड से टकराएंगे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे एंड दी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम कैथोड रे कहते हैं, इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको पता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने लॉर्ड रदरफोर्ड पढ़ा था। इन 1911 ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि थिन गोल्ड फॉइल को यूज किया। इस थिन गोल्ड फॉइल के अंदर इसने हीट की अल्फा पार्टिकल्स को। सो इस एक्सपेरिमेंट से इसने कंक्लूड किया कि एटम के 2 पोर्शंस होते हैं। कितने पोर्शंस होते हैं? 2 पोर्शंस। एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहलाता है। तो वन पोर्शन इज न्यूक्लियर पोर्शन एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द आइडिया ऑफ एटम। आइडिया ऑफ एटम किसने दिया था? यहाँ पे एक ग्रीक फिलोसफर है हमारे पास, डेमोक्राइटस। इन्होंने आइडिया ऑफ एटम दिया था और इन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज एटम, अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हवाले से भी, ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी, शॉर्ट के हवाले से भी। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी आपके पास आ रही है 1886 में। इन 1886 साइंटिस्ट नेम गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया 1886 में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनको 1897 में डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमसन। सो थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया, जबकि गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर। इसी तरह न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन 1932। अच्छा, आपके पास सबसे पहले डिस्कवरी किसकी आ रही होती है? 1886 में सबसे पहले डिस्कवरी दी थी गोल्डस्टाइन ने, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की थी जो प्रोटॉन था। फिर उसके कितने साल बाद कह सकते हैं आप, 11 साल बाद, 11 आफ्टर 11 ईयर्स, 1897 में थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दे दी। एंड देन आफ्टर सो मैनी ईयर्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। सो आई होप ये अब आपके माइंड में रह जाएंगी बातें। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम प्रोटॉन। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जबकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। Neutrons means neutral, electrons mean negatively charged.
और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, शेल्स में ये जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इट इज अबाउट 5.486 इंटू 10⁻⁻⁴ AMU, जबकि न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0087 AMU। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास शेल एंड सबशेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आप इजीली कह सकते हैं कि जिसमें जो मेजर जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है वो शेल है, और वो शेल्स आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं वन और मोर सबशेल्स में, जिनको सबशेल कहते हैं। इसकी सबसे इजी एग्जांपल है कि शेल्स आपके पास होते हैं KLMN, एंड जबकि आपके पास सबशेल्स होते हैं SPD एंड F। ठीक है, ये आपके पास सबशेल्स आ गए। तो मोस्टली आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेल्स और सबशेल में डिफरेंस क्या लिखना है। तो आप बस एक ही बात याद रखें कि KLMN आर द शेल्स विच इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, और जो n की वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था कि वो सबशेल्स की वैल्यू डिनोट करते हैं। तो सबशेल्स आपके पास SPDF, यानी कि अगर K शेल है तो n इज इक्वल टू 1 है, उसमें सबशेल 1 होगा यानी कि S। अगर L शेल है तो n इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिट होगा जिसमें 2 सबशेल्स होंगे SP। ये जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत क्लियरली इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी, आप वहां से भी इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है कौन से हैं, 3 हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। देखिए उनका चार्ज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका मास भी लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। सो कंपैरिजन है यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज ऑफ एटम के साथ। तो देखिए इसका कंपैरिजन ये है कि अगर 1,00,000 गुना है आपके पास मास ऑफ एटम, तो उसका एक हिस्सा आपके पास न्यूक्लियस का है। सो हम क्या कह सकते हैं कि इट कंटेन्स मोर देन 99% मास ऑफ एन एटम। देखिए वैसे इसकी जो साइज है वो इट इज लेस देन 100,000, बट इट कंटेन्स मोर देन 99% है, लेकिन मास इसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, अब कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई। एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, आपने डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसके अंदर ग्लास ट्यूब था, वो बेसिकली ग्लास ट्यूब थी, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे, वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप का मकसद क्या था कि ताकि वहाँ पे गैस को निकाला जा सके, एंड जब एक हाई वोल्टेज हमने बैटरी अप्लाई की उस गैस के अराउंड, जब हमने प्रेशर जो है वो, इस केस में आपने प्रेशर लो देना है, कम प्रेशर देना है, ठीक है, ग्लास ट्यूब को। तो इससे क्या हुआ कि द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो। तो वो जो शीशे की सरफेस थी ना, वो चमकना स्टार्ट हो गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे जो सरफेस थी वो चमकना स्टार्ट हो गई। और वो बेसिकली क्यों चमक पैदा हो रही थी, इन कैथोड रेस की वजह से पैदा हो रही थी। तो फिर इस वजह से इन रेस को क्या कहा गया कि दीज आर टर्म्ड एज द कैथोड रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैथोड रे। कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, ये जोसेफ जॉन जॉनसन है, 1897 में इसने ये स्टडी की थी कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज। एक तो कैथोड रेस सबसे पहले ये बेंड कहाँ पे होती हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड करती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये बेंडिंग शो करती हैं इसका मतलब ये है कि ये खुद नेगेटिव है, इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके झुक जाती हैं। खुद cathode rays are basically negatively charged rays while they bend towards the positively charged plate. And next property is, इसको हम यूज करते हैं mass to charge ratio फाइंड आउट करने के लिए। थॉमसन ने फाइंडिंग्स की mass to charge ratio कैलकुलेट करने के लिए कैथोड रेज की, which finally proved that cathode rays are negatively charged। अच्छा, उसने क्या किया था, उसने कैथोड रेज की mass to charge कैलकुलेशन की थी, जिससे पता चला था कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। और फिर इनको laterly cathode rays were termed as electrons, and it was also shown that electrons are the subatomic particles of all the elements. नेक्स्ट है कि हाउ आइंस आर एंड आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड। आपको पता है आइंस कैसे बनते हैं, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करते हैं किसी भी एटम्स में से तो आइंस बनते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को चेंज करते हो किसी एलिमेंट में से तो उससे क्या बनता है, आइसोटोप्स।
तो changing the number of electrons of an element forms ions, while changing the number of neutrons of an element forms isotopes. Next question is calculate the number of neutrons, protons and electrons in barium. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सिंपल फार्मूला लगा देना है, A इज इक्वल टू Z प्लस N. अगर आपने वहां से N निकालना है तो A माइनस Z हो जाएगा, जैसे आपका मैथ का रूल होता है. बस आपने याद रखना है A इज इक्वल टू Z प्लस N. तो अगर आपने N निकालना है तो A माइनस Z हो जाएगा. और बैरियम का आपको पता है जो यहाँ पे ये होता है, ये आपके पास Z होता है, जो लोअर साइड पे ये लिखा होता है, ये 56 ये Z है, और जबकि ऊपर जो लिखा हुआ है ये A है 137. तो इस तरह से ये आप फॉर्मूलाज में पुट करेंगे तो आप इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे. तो इन केस ऑफ बेरियम 81 न्यूट्रॉन्स, 56 प्रोटॉन्स एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर? सिंपल सब है ये केस के देखें, जो भी एलिमेंट है उसकी ये लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे जो लिखा होता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? 1 होता है. यहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है. व्हाट इज न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं. And atomic mass is basically the number of protons and the number of neutrons. So the total number of protons and neutrons is termed as nucleon number या mass number. It is represented by A. तो आपको पता है कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N. अगर कोई के N कैलकुलेट करें तो A माइनस Z हो जाएगा और N निकल आएगा. ठीक है, ये आपके पास एक मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम जो है वो फॉर्मूला दिया गया. नेक्स्ट इज आइसोटोप्स. आपको पता है आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, जैसे प्रोटियम, ब्यूट्रियम एंड ट्राइशियम. ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है प्रोशियम, प्रोटियम, प्रोटियम पढ़ लें, प्रोशियम पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें. प्रोटियम प्रोशियम हैज नो न्यूट्रॉन. ठीक है, जबकि ड्यूट्रियम के पास 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइशियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनके सिंबल है मैसिव. यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोशियम के पास प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है. इसी तरह ड्यूट्रियम के पास प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है. ट्राइशियम के पास प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 2 है. तो व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन? कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे तीनों में, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, 7 और 8 हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कार्बन 14 के पास, देखिए कार्बन 12 जो है उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं, जबकि कार्बन 13 के पास कार्बन 12 के पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि कार्बन 13 के पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं and 6 protons, while carbon 14 has 8 neutrons and 6 protons. तो यहाँ पे ये diagrammatic explanation है. यहाँ पे I hope you will understand this point. Next is define radioactivity and radioactive isotopes. Simple, कोई भी element if the element undergo the phase of release of radiations and their nuclei are unstable, then it is termed as radioactivity. कोई भी एलिमेंट अगर पड़े पड़े ही अपने अंदर से रेडिएशन निकालना स्टार्ट कर देता है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. और ऐसे आइसोटोप्स जो ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास यूरेनियम आ रहा है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है, इसमें हम एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट का मास जो कि कार्बन 14 है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते थे रिलेटिव एटॉमिक मास वाली टर्म, लेकिन यहाँ पे है रिलेटिव आइसोटोपिक मास. रिलेटिव आइसोटोपिक मास के लिए हम क्या करते हैं? An element usually consists of few different isotopes with different mass number. These mass numbers are called relative isotopic mass. जैसे relative atomic mass में हम एक का mass दूसरे के साथ रिलेट करते थे, जैसे जिसको हम कार्बन 12 लेते थे, इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ साथ रिलेटिव आइसोटोमिक मास में हम एक आइसोटोप के मास को दूसरे आइसोटोप के मास के साथ रिलेट करते हैं.
So each isotope will have its own naturally occurring abundance, which is called isotopic abundance. So I hope this video will be helpful for you. Thank you.